विनलैंड सागा मकोतो युकीमुरा का लिखा हुआ एनिमे जो रिसेंटली आया है, लेकिन इसने एक बहुत अच्छी फॉलोइंग बना ली। देखा जाए तो रिसेंटली काफी ऐसे एनिमे आया जो स्टार्टिंग से ही बहुत पॉपुलर हो गए। स्टार्टिंग से इन्होंने कल्ट लाइक फॉलोइंग बना ली। जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, नए शोनेन एनिमे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, मोस्टली इनके एनिमेशन स्टाइल की वजह से। और एक एनिमे जिसके फैन बेस को देखोगे तो एक्चुअल कल्ट वाली फीलिंग आएगी, चेनसो मैन। और मैंने महंगा पड़ी है, ट्रस्ट में, जब चेनसो मैन रीजे आर्क वाली मूवी आएगी उसके बाद इसका फैन बेस और अजीब हो जाएगा। लेकिन जो विनलैंड सागा ने फैन बेस बनाया वो बहुत अलग है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या और कैसे दिखाया विनलैंड सागा ने जो लोग इससे इतना इम्पैक्ट हो गए कि इंटरनेट पर रिस्पेक्टफुल बिहेव करने लग गए। ये रिस्पेक्टफुल और इंटरनेट एक ही लाइन में यूज भी कैसे हो रहा है? तो लोग जो देखते हैं, जिस चीज से इंप्रेस्ड होते हैं, लोग उस चीज का एसेंस अपनी जिंदगी में उतारने का ट्राई करते हैं। जो लोग विनलैंड सागा के फैंस हैं, वो विनलैंड सागा ने जो दिखाया उससे इंप्रेस होकर उसका एसेंस अपनी जिंदगी में उतारना चाह रहे हैं। और विनलैंड सागा ने क्या दिखाया? お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。傷つけて良いものなど。 इस वजह से जो लोग विनलैंड सागा को पसंद करते हैं उनका बिहेवियर बाकी के एनिमे फैन से अलग दिखता है। लेकिन विनलैंड सागा को देखकर ही क्यों? ऐसा तो है नहीं कि लोगों को पता नहीं किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और वायलेंस बुरी चीज है, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी वायलेंट कैरेक्टर्स को कूल मानते हैं। तो विनलैंड सागा ने ऐसा क्या कर दिया? वो इसलिए क्योंकि विनलैंड सागा ने इसे बहुत स्किलफुल तरीके से दिखाया। कैसे इसकी सेटिंग, इसकी कैरेक्टर राइटिंग, इसकी स्टोरी, हर एक चीज इसकी थीम को कॉम्प्लीमेंट करती है और इसकी थीम को हमें कई सारे पर्सपेक्टिव से दिखाती है। और एक ऐसी करती है, उनकी बात करते हैं। हाँ, टाइटल में है द बेस्ट वीडियो ऑन विनलैंड सागा एवर, तो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जस्ट करके कमेंट में बताओ कि ये बेस्ट वीडियो है या नहीं। और एनिमेवर्स G1764, मुझे तेरा कमेंट तो चाहिए इस वीडियो पर, एटलीस्ट दो, और शेयर भी करियो। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो पर। तो हाँ, बाकी और कोई कमेंट करे ना करे, तेरा जरूर होना चाहिए। आओ बात करें कैसे विनलैंड सागा अपनी स्टोरी को बहुत ही मास्टरफुल तरीके से दिखाती है, और स्टोरी में एक डीप डाइव लेते हैं। पहले एनिमे की सेटिंग की बात करते हैं। यूरोप, वाइकिंग्स के जमाने के टाइम पर ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया सेटिंग जो विनलैंड सागा के नॉन वायलेंस वाले मैसेज को कॉम्प्लीमेंट कर सके। एक स्टोरी जो एक ब्रूटल जगह में है, जहां वायलेंस पूजनीय है, मेटामॉर्फिकली और लिटरली दोनों तरीकों से, और वाइकिंग्स के अराउंड स्टोरी बनाना, वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट ग्रुप्स हमारी हिस्ट्री का। ये सेटिंग ऑलरेडी ऐसी है जो स्टोरी की थीम को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सके। विनलैंड सागा की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं थॉर्स को, जो लड़ रहा होता है, बंदों को मार रहा होता है, जो एक बहुत तगड़ा वॉरियर होता है। और पूरी सीरीज में अभी तक भी थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट ही है। लेकिन कुछ सोचकर, कुछ समझकर वो अपनी वॉरियर वाली जिंदगी को पीछे छोड़कर, अपनी जगह से वहां के लोगों को छोड़कर भाग आता है जब उसकी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम थॉर्स और उसकी बीवी हेल्गा ने रखा, युल्वा। थॉर्स क्यों भागा वॉर से? थॉर्स भी पहले वॉरियर ही था। जो थॉर्स हमें आगे दिखता है उससे कहीं ज्यादा अलग इंसान है। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग था तो इसके वाइकिंग ग्रुप्स, यॉम्स वाइकिंग के लीडर ने अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी, क्योंकि वो थॉर्स को अपने ग्रुप का नेक्स्ट लीडर बनाना चाहता था। थॉर्स की शादी हुई, उसकी बेटी पैदा हुई। पहले उसको डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि उसकी बेटी हुई है, इंसर्ट हरियाणा जोक। लेकिन हेल्गा ने जब थॉर्स को उनकी बेटी का नाम रखने के लिए उसको फोर्स करा, इस चीज ने थॉर्स को पूरी तरह से बदल दिया। किसी को नाम देना एक बहुत डीप चीज हो सकती है। किसी को नाम देने के लिए हम उस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसकी जिंदगी हम कैसी चाहते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिससे हमारा लगाव उस इंसान या उस जीव से और ज्यादा हो जाता है। और थॉर्स ने जब युल्वा को उसका नाम दिया, तब थॉर्स को अपनी बेटी से लगाव हो गया। थॉर्स को एक जिंदगी से प्यार हो गया और उसको पता लगा कि जिंदगी कितनी प्रेशियस चीज है। लेकिन अपनी डे जॉब में वो क्या करता था? वो कई जिंदगियां खत्म करता था। वैसी ही जिंदगी जो उसकी बेटी में थी, वैसी ही जिंदगियां जिसको वो प्यार करता था। जिस वजह से थॉर्स अपनी वॉरियर वाली जिंदगी छोड़कर अपनी फैमिली के साथ भाग गया। वैसे तो आगे इवेंचुअली थॉर्स का सपना विनलैंड में जाने का होता है, लेकिन अभी के लिए वो जो बेस्ट चीज कर सकता था वो उसने करी। थॉर्स अपनी फैमिली के साथ जाके ग्रीनलैंड में बस गया था और यहाँ थॉरफिन पैदा हुआ। थोड़ा टाइम बीता, थॉरफिन थोड़ा बड़ा हुआ। थॉरफिन भी उस टाइम के सब लोगों की तरह वॉर्स में इंटरेस्टेड था, वॉर्स में जाकर लड़ने में इंटरेस्टेड था। यहाँ के लोगों की माइथोलॉजी के हिसाब से जो इनका स्वर्ग, वैलहाला, वहां वही जा सकता है जो वॉर्स में मरेगा। तो इन लोगों के लिए वॉर्स जीते हुए रिस्पेक्टेड होने का तो तरीका थी, लेकिन एक अच्छी आफ्टर लाइफ अचीव करने का भी तरीका वॉर्स में एंगेज करना ही था। लेकिन थॉर्स, इस दुनिया का बेस्ट वॉरियर का पर्सपेक्टिव वायलेंस को लेकर बिल्कुल अलग था अपने एक्सपीरियंस के बाद, जो वो थॉरफिन को भी समझाना चाहता था। उसको बताना चाहता था कि कोई भी वायलेंस सही नहीं है, किसी को भी हार्म करना सही नहीं है। लेकिन 6 साल के थॉरफिन के पास इस बात को अच्छे से समझने का विजडम नहीं था। एक बात मैं बीच में बताना भूल गया कि थॉरफिन बचपन में वॉरियर के लाइफस्टाइल से ज्यादा लीफ के लाइफस्टाइल को एडमायर करता था। वो लीफ की तरह पूरी दुनिया घूमना चाहता था, स्पेशली विनलैंड जाना चाहता था, जहां फर्टाइल लैंड है, जहां वॉर्स नहीं है, जहां स्लेवरी नहीं है। जो बंदा ग्रीनलैंड जैसी ठंडी जगह में रहता है उसके लिए ऐसी जगह एक मिथ की तरह थी। लेकिन लीफ वहां गया था तो थॉरफिन को भी वहां जाने में इंटरेस्ट था। लेकिन जब यॉम्स वाइकिंग के ग्रुप को पता चलता है कि थॉर्स जिंदा है, तो वहां का ये बंदा फ्लोकी थॉर्स को वापस ले जाने आता है वॉर्स में शामिल करने के लिए। और इसके बाद थॉरफिन भी वॉर्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चालू कर देता है सबकी तरह। लेकिन थॉर्स अब बिल्कुल बदल चुका था। वो अब एक लाइफ को इतनी वैल्यू देता है कि किसी को मारने का सोच भी नहीं सकता था। एक बार उसके घर में एक स्लेव भागते हुए आया जो मरने वाला था। उस स्लेव का मालिक जब उस स्लेव को लेने आया तो थॉर्स ने उस स्लेव की जगह उसके मालिक
मालिक को 8 भेड़ें दी थी। और जब थॉर्स अपनी भेड़ें देने के लिए उनको जब काउंट कर रहा था तब वो सो गया। समझे, शीप काउंटिंग करके सोते हैं। तो थॉर्स ने एक मरते स्लेव को खरीद लिया एक बहुत महंगे दाम पर, जो दिखाता है कि थॉर्स के लिए एक जिंदगी की वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई थी कि उसको फर्क नहीं पड़ा कि किसी की जिंदगी खत्म होने वाली है। उसने उस इंसान के उसके बचे हुए टाइम पर उसको जितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता था उसने दिया। लेकिन यह थॉर्स का पास्ट उसके फ्यूचर को अफेक्ट करने आ गया था। वाइकिंग्स उसके गांव में घुस गए थे उसको वॉर में ले जाने के लिए। थॉर्स नहीं जाना चाहता था, लेकिन फ्लोकी उसके पूरे गांव को मारने की धमकी देता है, तो थॉर्स को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। थॉरफिन भी छुपकर थॉर्स के साथ निकल जाता है, लेकिन फ्लोकी थॉर्स को अपने साथ ले जाने नहीं आया था, वो थॉर्स को असैसिनेट कराने लाया था। और थॉर्स को मरवाने के लिए फ्लोकी ने चुना एशलार्ड को। तो थॉर्स क्योंकि एक बहुत अच्छा वॉरियर था, साथ ही साथ वो एक लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था, तो उसने एशलार्ड और उसके बंदों को बिना जान से मारे हराया। यहाँ एशलार्ड ने थॉर्स के आइडियल जानने के बाद एक अजीब बात पूछी कि क्या थॉर्स उनका लीडर बनेगा। एशलार्ड बाद में इस चीज को मजाक में ले गया, लेकिन जब आगे एशलार्ड की बात करेंगे तब इसकी डिटेल में बात करते हैं। इसके बाद एशलार्ड ने थॉरफिन को होस्टेज ले लिया और थॉर्स को अपनी जान देनी पड़ी थॉर्स को बचाने के लिए। थॉर्स एक बहुत ही वाइज, एक बहुत ही एडमिरेबल और एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन थॉर्स अपने आइडियल्स, अपने मॉरल्स, अपने बेटे को समझाने से पहले ही मर गया। जब थॉरफिन के साथ ये चीज हुई तो थॉरफिन सिर्फ 6 साल का था और वो वापस घर जाने की जगह एशलार्ड के पीछे उसको मारने के लिए निकल गया, अपने बाप का बदला लेने के लिए। अगर थॉरफिन थॉर्स के आइडियल को इस टाइम समझ पाता तो उसको पता होता कि एशलार्ड के पीछे जाकर वो थॉर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बल्कि उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन 6 साल का बच्चा एक ऐसी दुनिया में जहां वॉर्स और वायलेंस ग्लोरीफाइड है, वो ये चीज कैसे समझेगा। एशलार्ड के पीछे निकलने के बाद थॉरफिन वॉर्स में इन्वॉल्व हो जाता है, लोगों को मारने लगता है एशलार्ड के लिए ही, क्योंकि जब भी थॉरफिन उसके लिए लोगों को मारता था तब एशलार्ड थॉरफिन को एक डुअल ऑफर करता था। लेकिन ऑफ कोर्स एक बच्चा एक वॉरियर से हमेशा हार जाता था। लेकिन एशलार्ड ने थॉरफिन को अपने साथ क्यों रखा, उसने थॉरफिन को जिंदा क्यों रखा? वो इसलिए, जैसा हमें इस टाइम तक पता है कि एशलार्ड थॉर्स की रिस्पेक्ट करता था, भले उसने उसे मार दिया हो। तो थॉर्स की रिस्पेक्ट करते हुए एशलार्ड ने उस इंसान को जिंदा रखा जिसको बचाते हुए थॉर्स ने अपनी जान दी। लेकिन था एशलार्ड हरामी आदमी, तो आदत से मजबूर उसने थॉरफिन को इस्तेमाल करना भी चालू कर दिया। ये चीज एक्सप्लेन करती है कि वो थॉरफिन को डुअल्स में हराने के बाद भी उसको कभी मारने का नहीं सोचता था, जबकि उसको पता था इवेंचुअली थॉरफिन उसको मार देगा, क्योंकि एशलार्ड वीक होता जाएगा और थॉरफिन स्ट्रॉन्ग। थॉरफिन अब अपना सब कुछ छोड़कर बदले के लिए ही जी रहा था, वो कई बंदों को मार रहा था। थॉरफिन के कोई मॉरल्स नहीं थे, बस एक ही था कि वो एशलार्ड को एक फेयर डूल में हरा कर मारेगा। पहले सीजन का थॉरफिन एक बहुत ही वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, लेकिन थॉरफिन की कंडीशंस, जो भी चीज से वो गुजरा है, उसको देखकर हमें पता है कि वो ऐसा क्यों है। लेकिन इस वजह से कभी कभी इस एनिमे का वो मेन कैरेक्टर फील नहीं होता। और कुछ टाइम बाद थॉरफिन और एशलार्ड का ग्रुप मिलता है कनूट से। यहाँ से सीजन 1 की स्टोरी में ऐसा लगता है कि थॉरफिन की जगह कनूट ही मेन कैरेक्टर है। इसमें कुछ ही एपिसोड में ये स्टोरी सब दे देती है कनूट के बारे में। इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड, बहुत ही बढ़िया लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसके आसपास अभी थॉरफिन बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे। कनूट के साथ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो स्टोरी में ज्यादा टाइम के लिए नहीं थे, लेकिन कनूट कैसा था और कैसा हो गया इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। रैगनार और विलीबॉर्ड। रैगनार कनूट का केयर टेकर स्लैश वॉरियर स्लैश बॉडीगार्ड था, जो कनूट की बहुत ज्यादा केयर करता था, कनूट की हर एक चीज का ध्यान रखता था, छोटी से छोटी चीज का। जैसा कनूट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इंसान बन गया। वैसे बच्चे नहीं होते जिनके माँ बाप उनको घर से बाहर नहीं जाने देते कि लग ना जाए, किडनैप ना हो जाए वगैरह वगैरह सोचकर। कनूट वैसे ही बच्चा बन जाता है। कनूट का तो फिर भी समझ आता है कि उसको दिक्कत आ सकती है अगर उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिली तो, राजा का बेटा है वो। लेकिन ये अब जो 6 लाख पर एनम वाले बंदे पता नहीं है कि सोचते हैं कि सारा जहां इनके बच्चों को लेने के लिए निकला हुआ है। तो कनूट के इतना डिपेंडेंट इंसान और इतने डिपेंडेंट इंसान की वजह से, इतना वीक इंसान बनने की वजह से उसका बाप स्वेन डिसाइड करता है कि कनूट नेक्स्ट राजा नहीं बनेगा। तो स्वेन कनूट के पास आता है और उसको आराम से बिठाता है और उसको आराम से बताता है कि बेटा तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारा भाई बनेगा, क्योंकि तुम में अभी राजा बनने वाली बात मुझे नहीं दिखती। बाद में दिखी तो देखेंगे, और भले ही जो हो जाए मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटे। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो कनूट को वॉर के अंदर भेज देता है ताकि कनूट मर जाए और उसको लोगों को सिर्फ ये बोलना पड़े कि अरे अरे बेचारा कनूट तो वॉर में मर गया, इसलिए उसके भाई को राजा बनाया, वरना मैं तो डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं करता अपने बच्चों पे, मैं तो नहीं। तो कनूट मर गया, बस क्या करे। लेकिन वॉर में कनूट को पहले बड़े भाई उठा लेते हैं, फिर एशलार्ड उठा लेता है सोचकर कि उसके लिए पैसे वगैरह देगा कनूट का बाप। लेकिन उसको पता चलता है कि स्वेन ने कनूट को उसको मारने के लिए भेजा था। तो एशलार्ड के प्लान में एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आता है। उसकी आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं विलीबॉर्ड की, जो दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कनूट के लिए। विलीबॉर्ड प्रीस्ट होता है जो कनूट के साथ रहता है, और विलीबॉर्ड ढूंढ रहा था एक जवाब, What is love? विलीबॉर्ड को असली लव क्या होता है वो समझना था, और वो उसको नहीं समझ पा रहा था, जिसकी वजह से वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड होता है। तो एशलार्ड के नए प्लान की बात, वो रैगनार को मार देगा कनूट के लिए, कनूट के कैरेक्टर आर्क के लिए, कनूट के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। रियली यही एक्सप्लेनेशन है। रैगनार के एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर ने कनूट को बहुत ज्यादा वीक रखा, तो एशलार्ड कनूट के साथ एक गैम्बल खेलता है रैगनार को मारकर। या तो कनूट बिल्कुल टूट जाएगा रैगनार के मरने के बाद, या तो कनूट फाइनली रियलाइज करेगा अपनी कंडीशन और उसमें एक ड्राइव आएगी
अपनी जगह लेने के लिए अपने बाप से, जो एशलार्ड के लिए अच्छा होगा। इस कनूट वाले पार्ट को बीच में रोककर एशलार्ड की स्टोरी पर आते हैं ताकि हम एशलार्ड को समझ पाए। एशलार्ड की माँ होती है एक वेल्स की रॉयल्टी, जो वॉर में हारने के बाद एक वाइकिंग की स्लेव बन जाती है, और एशलार्ड उस स्लेव और वाइकिंग का बेटा होता है। भले उसका बाप एक वाइकिंग ग्रुप का लीडर होता है, लेकिन स्लेव का बच्चा होने की वजह से उसे भी स्लेव जैसा ही ट्रीट करा जाता है। एशलार्ड की माँ मेंटली ठीक नहीं होती है, जिस वजह से एशलार्ड को काम करना पड़ता है उसके लिए और उसकी माँ के लिए। एशलार्ड का काम चिमनी से एशेस साफ करने का था, जिस वजह से वो एशेस में कवर रहता है, जिस वजह से उसका नाम पड़ता है एशलार्ड, अ लैड कवर्ड इन ऐश। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में भी यही डेफिनेशन है इस वर्ड की, लेकिन एनिमे में इसको एशलार्ड ही बुलाते हैं, जिस वजह से मैं भी एशलार्ड ही बुला रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन ज्यादा सेंस बनाती है। बाकी आई नो स्पेलिंग एस्केलार्ड, आस्केलार्ड ये है, लेकिन मैं एक्टिवली चूज कर रहा हूँ एशलार्ड। एशलार्ड ऑब्वियसली वाइकिंग से हेट करता था, और एशलार्ड की माँ उसको एक लेजेंड की कहानी सुनाती है। वो बिलीव करती थी कि कैसे वेल्स का एक मिथिक हीरो आएगा उनको बचाने के लिए, जिसका नाम था लूशियस आर्टोरियस कैस्टस। वो आएगा और वेल्स को वापस ठीक कर देगा, वो वेल्स को बचाएगा। लेकिन लूशियस नहीं आने वाला था, क्योंकि वो 500 साल पहले एग्जिस्ट करता था इनके टाइम से। वो सिर्फ एक मिथ था जो इस टाइम पर सिर्फ लोगों को दिलासा देता था। एक दिन एशलार्ड का बाप उसकी माँ को मारने के लिए बढ़ता है, तो एशलार्ड अपनी माँ को एक तलवार उठाकर उसको बचाता है। एशलार्ड तलवार के साथ बहुत अच्छा था, हालांकि उसने उससे पहले कभी तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन वो फिर भी अच्छा था, जो कंफर्मेशन थी कि एशलार्ड एक वाइकिंग वॉरियर है। एशलार्ड भी वही है जिन लोगों से वो नफरत करता है, जहां से स्टार्ट होती है एशलार्ड की सेल्फ हेट। एशलार्ड की तलवार की स्किल्स की वजह से उसका बाप उसे नोटिस करता है और उसे अपने साथ वॉरियर बनाता है। एशलार्ड कई साल लगाकर अपने बाप और भाइयों से अच्छे से मिलता जुलता है, उनसे कनेक्शन बनाता है, और एंड में एक अच्छा टाइम देखकर उन्हें नींद में मार देता है। एशलार्ड वाइकिंग से हेट करता था, जिस वजह से वो अपने आप से भी हेट करता था, और इस वजह से उसको कोई रिस्पेक्ट वगैरह किसी चीज से नहीं चाहिए थी। इसलिए वो बाकी वाइकिंग्स की तरह ऑनर के पीछा नहीं करता था, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कितना भी नीचे गिरने को तैयार था, भले ही उसके लिए उसको अपने बाप भाइयों को नींद में मारना पड़े, जो चीजें वाइकिंग ऑनर के खिलाफ हो जाती हैं। या तो एक पूरे गांव को कनूट की सिक्योरिटी के लिए मारना पड़े, या तो अपने ओपोनेंट्स को अनफेयर तरीकों से हराना पड़े, जो वो थॉरफिन के साथ करता था। उसके लिए सब जायज था। आफ्टर ऑल वो पहले से ही दुनिया का सबसे खराब इंसान था। लेकिन एशलार्ड ने यही सेल्फ हेटिंग लाइफ चूज करी और इसी को जिया। अपने बाप भाइयों को मारकर वो वाइकिंग ग्रुप का लीडर बन गया। लेकिन उसको हमेशा से एक तलाश थी, एक अच्छे लीडर को फॉलो करने की, लूशियस जैसे किसी इंसान को फॉलो करने की, एक इंसान जो दुनिया बदल पाए अच्छे के लिए। जिस वजह से थॉर्स के आइडियल्स को सुनकर उसने उससे पूछा कि क्या वो उनका लीडर बनेगा, लेकिन थॉर्स के एक्सप्रेशन को देखकर उसको समझ आ गई कि थॉर्स मना ही करेगा, तो एशलार्ड इसको मजाक में ले जाता। और अब एशलार्ड ने रैगनार को मारकर कनूट को एक ऐसा लीडर बनाने का गैम्बल लिया जो चीजें ठीक कर पाएगा, और ऐसा लीडर बनेगा जो फॉलो करने के लायक हो। ये थी एशलार्ड की स्टोरी, जो उसका कैरेक्टर एक्सप्लेन करती है। अब वापस आते हैं कनूट पर। रैगनार मरा, कनूट टूटा। एशलार्ड और उसके बंदे कनूट को लेकर भागते हैं, क्योंकि थॉरकिल के बंदे पास आ रहे थे, लेकिन एशलार्ड के बंदे देते हैं एशलार्ड को धोखा। वो डिसाइड करते हैं कि ये एशलार्ड वगैरह तो हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, ये जो पीछे जानवर आ रहा है इसका क्या करना है, इससे मिल जाते हैं ताकि जिंदा तो रहेंगे। लेकिन जब थॉरकिल आता है उनके पास, तो वो एशलार्ड के बंदों को ही मारने लग जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ लड़ाई करनी थी। जहां भी चीजें थॉरकिल को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी वो वहां चला जाता था। कनूट सब देखकर रियलाइज करता है कि रैगनार के मरने के बाद उससे प्यार करने वाला कोई नहीं बचा इस दुनिया में। लेकिन विलेबार्ड कनूट से बोलता है कि रैगनार ने कभी कनूट से प्यार नहीं करा। विलेबार्ड को प्यार क्या होता है उसका जवाब मिल गया था। विलेबार्ड एशलार्ड के ग्रुप के साथ रहकर थॉर्स की स्टोरी सुनता है कि कैसे एक वॉरियर ने तलवार होने के बावजूद भी उनके ग्रुप को हराया, लेकिन थॉर्स ने किसी को मारा नहीं। ये स्टोरी विलेबार्ड को उसका जवाब दे देती है। कनूट विलेबार्ड से पूछता था कि अगर रैगनार उससे प्यार नहीं करता था तो प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। तो विलेबार्ड बताता है कि हर एक इंसान प्यार उसकी मौत के बाद ही करता है। मरने के बाद इंसान कोई कंप्लेन नहीं करता, वो कोई वायलेंस नहीं करता, और वो किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करता, भले इसको कोई कीड़ा खा रहा हो या कोई बड़ा जानवर, वो बस देता है बिना डिस्क्रिमिनेशन के। रैगनार को कनूट से अगर सच में प्यार होता तो वो एक पूरे गांव को मार नहीं देता कनूट के लिए। जो रैगनार कनूट के लिए, जो माँ बाप बच्चे के लिए, जो पार्टनर से एक दूसरे के लिए फील करते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे एक इंसान कोई एक राजा की इज्जत करके एक स्लेव को मार सकता है, उसी तरह अगर सच्चा प्यार होगा तो डिस्क्रिमिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। अगर सच्चा प्यार होगा तो वो एक सनलाइट की तरह होगा जो सब चीज़ों पर रोशनी देगा बिना डिस्क्रिमिनेशन। अब लेकिन थॉर्स की स्टोरी से ये रियलाइजेशन विलेबार्ड को कैसे हुई? बहुत बड़ा कनेक्शन है इसका। विलेबार्ड जिस तरह के लव को डिस्क्राइब कर रहा था बिना डिस्क्रिमिनेशन के, वो थॉर्स करता था। जब थॉर्स को अपनी बेटी के जरिए एक जिंदगी से प्यार हुआ तो थॉर्स को सब जिंदगियां एक बराबर दिखने लग गई, जिस वजह से उसने आगे किसी को ना मारने का प्रण लिया, और एशलार्ड के ग्रुप के साथ लड़कर भी उसने किसी को नहीं मारा, भले उसमें उसकी जान चली गई। थॉर्स की स्टोरी भले ही विलेबार्ड को पूरी ना पता हो, लेकिन थॉर्स के एक्शन सुनकर ही विलेबार्ड को पता चल जाता है कि प्यार क्या होता है। आफ्टर ऑल एक्शन स्पीक्स लाउडर।
आई होप तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का अच्छी तरह से जो चीज़ मैं समझता हूँ, लेकिन आई फील लाइक मैं एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए सॉरी। कमेंट्स में आओ अगर इसके बारे में बात करनी है, क्या पता बात करते करते और क्लैरिटी आए इस पर। तो वेलेबार्ड की एक्सप्लेनेशन को सुनकर कनूट पूछता है कि इंसानों के मन में ऐसा प्यार क्यों नहीं है फिर। ये बिना डिस्क्रिमिनेशन वाला प्यार हमारे आसपास हर जगह है। आसमान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो सबके ऊपर है। हवा डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वो सबको मिलती है। पेड़ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो सबको अपनी छाँव देता है, सबको अपने फल देता है एक बराबर। जानवर हो या इंसान, सूरज सबको एक बराबर रोशन करता है। ये चीज़ इंसानों में क्यों नहीं है? वेलेबार्ड कहता है क्योंकि इंसानों ने सिन करा है, जिस वजह से उनको गॉड ने पैराडाइज से निकाल दिया, जिस वजह से इंसानों के अंदर प्यार खत्म हो गया। ये सिन की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट सिन की। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पहले इंसान एडम और ईव को गॉड ने अपनी हर एक क्रिएशन की तरह पैराडाइज में रखा। पैराडाइज में सिर्फ प्यार था और वहां के क्रीचर्स सिर्फ उतना लेते थे जितना उनकी जरूरत थी। लेकिन एडम और ईव ने ट्री ऑफ नॉलेज से एक एप्पल खाया, द फॉरबिडन फ्रूट, जिससे उन्हें नॉलेज मिली, और उन्होंने पेड़ के पत्तों से अपने जेनिटल्स को ढक लिया। और ह्यूमंस ने वहां सबसे पहली बार जरूरत से ज्यादा चीज कंज्यूम करी, जो ग्रीड का भी सिंबल है, जरूरत से ज्यादा चीजों की इच्छा करना। इस वजह से इंसानों ने गॉड और नेचर के रूल्स को तोड़ दिया और गॉड ने ह्यूमंस को पैराडाइज से निकाल दिया। और यहाँ से ह्यूमंस का जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करने का सफर चालू हो जाता है और इंसानों के अंदर से प्यार खत्म हो गया। ये बात कनूट को जची नहीं और कनूट डिसाइड करता है गॉड के अगेंस्ट जाने का। गॉड ने अगर पैराडाइज से इंसानों को निकाल दिया है तो वो खुद पैराडाइज बनाएगा इंसानों के लिए राजा बनकर। और यहाँ से कनूट द कनूट बन जाता है। एशलार्ड का गैम्बल काम कर जाता है। कनूट एशलार्ड और थॉरकिल को अपने साथ लेता है। एशलार्ड कनूट को टेस्ट करने के लिए बता भी देता है कि उसी ने रैगनार को मारा, लेकिन कनूट एशलार्ड की एज ए एलाई वैल्यू समझता है और उसके साथ काम करने को रेडी हो जाता है बिना दिक्कत के, जो दिखाता है कि कनूट अपने गोल के लिए बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था। कनूट, थॉरफिन, एशलार्ड और थॉरकिल चल देते हैं स्वेन के पास उसको मारने के लिए ताकि कनूट राजा बने। लेकिन स्वेन भी राजा ऐसे ही नहीं बन गया था, वो भी बहुत तेज था, तो उसको पता होता है कि कनूट क्या करने आया है। स्वेन और कनूट बात करते हैं और इस बात में स्वेन कनूट को बताता है कि कैसे वो भी कनूट की तरह सोचता था कि वो राजा बनकर दुनिया बदलेगा, अच्छा करेगा, लेकिन राजा के ताज में कर्स है जो बंदों को ताकत देकर करप्ट कर देता है। कनूट का भी सेम हाल होगा अगर वो राजा बना, वो नेक्स्ट स्वेन बन जाएगा, जिस बात का फर्क कनूट पर पड़ता नहीं है, एटलीस्ट इस टाइम पर। कनूट अभी अपने गोल के लिए डिटरमिन्ड था। स्वेन और कनूट दोनों एक दूसरे को इस तरह मारना चाहते हैं कि पब्लिकली ये बात पता ना चले, जिस वजह से वो डायरेक्टली लड़ नहीं सकते थे। उनको स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है एक दूसरे को मारने के लिए, जो स्वेन यूज करता है, लेकिन एशलार्ड की स्मार्टनेस कनूट को प्रोटेक्ट करती है हमेशा। इस वजह से गैदरिंग में स्वेन ने स्मार्टली एशलार्ड को कनूट से अलग करने का एक तरीका निकाला। वो एशलार्ड का वेल से कनेक्शन निकाल कर एशलार्ड को चॉइस देता है, वेल्स या तो कनूट। एशलार्ड यहाँ तीसरा ऑप्शन चूज करता है, वो वेल्स को बचाता है और कनूट को भी। वो स्वेन को मार देता है और वो स्वेन को मारकर पागलों की तरह एक्ट करता है, जिस वजह से ब्लेम कनूट पर नहीं आता। लेकिन यहाँ एशलार्ड को पता था कि वो मर जाएगा। वो वेल्स के लिए और एक ऐसे लीडर के लिए जो दुनिया चेंज कर सकता है, उनके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एशलार्ड बताता है कि उसका नाम असल में लूशियस आर्टोरियस कैस्टिस है। वेल, एशलार्ड की मां सही थी, लूशियस ने वेल्स को बचा लिया और यहाँ कनूट ने एशलार्ड को मार दिया और अब कनूट भी सेव हो गया सबके सामने, दिखाकर कि उसने अपने बाप का बदला लिया। एशलार्ड ने स्वेन को भी मार दिया, वेल्स को भी बचाया और कनूट की इमेज भी खराब नहीं होने दी, उल्टा उसको बेटर कर दिया लोगों के सामने। लेकिन यहाँ एशलार्ड की मौत के बाद एक कैरेक्टर की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं भूल गया क्या कैरेक्टर था, एक मिनट गूगल पे सर्च करके देखता हूँ। कैरेक्टर्स इन विनलैंड सागा, हाँ, थॉरफिन ये मेन कैरेक्टर है। मतलब जब कनूट की बात कर रहे थे तब ऐसा लगा नहीं। हाँ, तो थॉरफिन की लाइफ एशलार्ड के मरने के बाद चेंज हो गई। थॉरफिन ने अपनी पूरी लाइफ उसकी एशलार्ड के नफरत वाले इमोशंस पर बनाई थी। उसकी लाइफ का बड़ा गोल था एशलार्ड को मारना, जो कि अब वो नहीं कर पाएगा कभी भी। और एक बात, थॉरफिन बचपन से एशलार्ड के साथ ही था। फॉर बेटर और वर्स, एशलार्ड थॉरफिन की फैमिली था, वो भी उससे छिन गई, जिस वजह से थॉरफिन बिल्कुल टूट गया। ना तो वो अपने बाप का बदला ले पाएगा, ना वो एशलार्ड को हराकर कभी दिखा पाएगा कि वो उससे बेटर हो गया है, और उसकी अभी तक की नरक जैसी जिंदगी जो उसने जी थी वो बिल्कुल वेस्ट हो गई। थॉरफिन कनूट को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन थॉरकिल कनूट को बचा लेता है। कनूट थॉरफिन को इस चीज की पनिशमेंट उसको डेथ सेंटेंस से ना देकर उसको स्लेव बनाकर बेच देता है और सीजन 1 खत्म हो जाता है। ओके, तो सीजन 2 की सेटिंग की बात करते हैं पहले। विनलैंड सागा की स्टोरी यहाँ से हमें दिखाना चाह रही है कि वॉर्स और वायलेंस के इफेक्ट्स कितने खराब हो सकते हैं। उसके लिए बेस्ट सेटिंग एक फार्म से बढ़िया क्या हो सकती है। फार्म्स जहाँ लोग बहुत मेहनत से एक लाइफ को नरिश करने में अपना सारा टाइम लगाते हैं और सबकी लाइफ की नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट जगह है ऐसे वायलेंस के इफेक्ट दिखाने के लिए जिसमें लोग लाइफ बिना किसी दिक्कत खत्म कर देते हैं। एनार की स्टोरी इस तरह चालू होती है। एनार फार्मर था जो अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसके गाँव में एक बार पहले वाइकिंग्स के अटैक के कारण एनार ने अपने बाप को खो दिया, लेकिन
एनार ने बड़ी मेहनत से बाकी गांव वालों के साथ अपने गांव को और अपने फार्म को वापस खड़ा करा। और कुछ सालों बाद एक वाइकिंग को वापस आया कि वो अपनी सींग वाली टोपी उसी गांव में भूल गया है, तो वो अपनी सींग वाली टोपी लेने वापस आए और एनार की माँ और बहन की जान को अपनी सींग वाली टोपी समझकर उन्होंने उनको ले लिया और एनार को बेच दिया एज अ स्लेव। एनार के पास अब कुछ भी नहीं बचा इस बार वायलेंस की वजह से। उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और उसका फ्यूचर भी। एनार को आगे केटल नाम का एक फार्मर खरीद लेता है जो काफी अमीर होता है और वो एनार को होप देता है कि एनार अपनी फ्रीडम उससे खरीद सकता है उसके लिए काम करके। सारी जिंदगी स्लेव ना रहने का होप देखकर एनार काफी एक्साइटेड था और एनार फार्मर था तो फार्म पर काम करने के लिए भी वो खुश था। वहाँ केटल एनार को उसके पार्टनर से मिलाता है जिसके साथ वो काम करेगा, जो होता है एडवर्ड एल्ड्रिक, थॉरफिन। थॉरफिन केटल के फार्म में एज अ स्लेव काम कर रहा होता है और थॉरफिन बिल्कुल टूटा हुआ होता है। एशलार्ड की मौत ने थॉरफिन को बिल्कुल खत्म कर दिया और जो बचा खुदा थॉरफिन में था उसको थॉरफिन का गिल्ट मार रहा होता है। थॉरफिन को वॉर से दूर रहकर पता चला कि उसने कितना सब कुछ खोया है और वो क्या बन गया था। थॉर्स की मौत के बाद जितना दर्द थॉरफिन को हुआ था न जाने थॉरफिन ने कितने लोगों को दिया, जो बात उसको गिल्ट देती है। और उसको फाइनली ये भी समझ आता है कि उसने जिस थॉर्स का बदला लेने के लिए लोगों को मारा, वायलेंस और वॉर्स में पार्टिसिपेट करा, वही थॉर्स ये चीज कभी नहीं चाहेगा। इस वजह से थॉरफिन एक ऐसा इंसान बन गया जो सिर्फ है, वो जिंदा नहीं है लेकिन वो मरा भी नहीं है। फार्म में जब उसको एनार मिलता है तो एनार को समझ नहीं आता कि थॉरफिन वैसा क्यों है। एनार जैसे काफी फुल ऑफ लाइफ होता है सोचकर कि एक दिन वो स्लेव नहीं रहेगा और थॉरफिन के पास भी ये सेम ऑप्शन था, लेकिन थॉरफिन को किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनार को फिर धीरे धीरे पता चलता है खुद थॉरफिन के बारे में और उसको पता चलता है कि वो वॉरियर था। जब स्नेक उन दोनों को अपने बंदों से बचाता है, जब वो ओलमार को रियल मैन बनाना चाह रहे थे उससे मर्डर करवाकर, डिफरेंट टाइम्स, नॉट अ सेल फोन इन साइट, जस्ट पीपल लिविंग इन द मूवमेंट। एनार को वॉरियर से नफरत थी फॉर गुड रीजंस, लेकिन थॉरफिन को चेंज देखकर एनार थॉरफिन को ब्लेम नहीं करता और वो थॉरफिन को अपना दोस्त मानता है, जो थॉरफिन की अभी तक की लाइफ के लिए बहुत बड़ा चेंज था। लेकिन थॉरफिन को जो भी उसने करा था उसका बहुत गिल्ट था और वो उसके सपने में दिखता है। थॉरफिन के सपने वाला सीन, ये सीन इतना बढ़िया है कि इसकी बात करने में एक पूरा सेगमेंट लग जाएगा। बात करते हैं, वरना क्या फायदा इस वीडियो का। सपने में थॉरफिन पहले थॉर्स को देखता है ऊपर और थॉर्स उस सपने में थॉरफिन को ब्लेम करता है, उस पर डिसअपॉइंट होता है क्योंकि थॉरफिन ने थॉर्स की बात नहीं समझी और इतने बंदों को मारा थॉर्स के नाम पर। इस सीन में थॉरफिन जिन लोगों को उसने मारा उनके भूत पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। यहाँ इन्होंने थॉर्स को भी पकड़ा हुआ है लेकिन थॉर्स खड़ा हुआ है मजबूती से, शोइंग कि थॉर्स ने भी बंदों को मारा और उस पर भी हमेशा उस बात का गिल्ट रहता है। लेकिन थॉर्स अपनी चॉइसेस से इतना स्ट्रांग बन गया था कि वो उस गिल्ट का भार सह सकता था और उस गिल्ट के भार के साथ भी स्ट्रांगली खड़ा रह सकता था। लेकिन थॉरफिन को बंदे नीचे खींच लेते हैं, शोइंग थॉरफिन के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपने गिल्ट का भार सह सके। और थॉरफिन को नीचे कौन मिलता है? एशलार्ड नीचे, जिसको कह लो हेल में बाय चॉइस रुका हुआ था, वो हेल में बाय चॉइस एंगेज कर रहा होता है। नोटिस बाकी जो भी वहां होता है वो बिल्कुल ब्रेन डेड होते हैं, ज़ॉम्बी की तरह, लेकिन एशलार्ड बिल्कुल सेन होकर भी वहां एंगेज कर रहा होता है, जो कि हमें एशलार्ड कैसा था वो दिखाता है। एशलार्ड वॉरियर्स वाइकिंग से नफरत करता था, वो जो भी करता था वो इसलिए करता था क्योंकि वो वाइकिंग था, जिससे वो हाँ खुद से हेट करता था लेकिन वो हर उस चीज में एंगेज करता था जो वाइकिंग्स करते थे। लेकिन एशलार्ड और बाकी वाइकिंग्स में इस बात का फर्क था कि एशलार्ड को अवेयरनेस थी कि वो जो भी काम कर रहा है वो किस लेवल की चीज है, जिस वजह से वो हेल में बाकी वाइकिंग्स के साथ इंगेज कर रहा होता है, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ। एशलार्ड को कोई डिल्यूजन नहीं था, एशलार्ड को एग्जैक्टली पता था कि वो कितना गलत है, जिस वजह से उसको किसी वाइकिंग ऑनर और रिस्पेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वो काफी ऐसे भी काम करता जो वाइकिंग ऑनर के खिलाफ है, जैसे हमने बात करी, जिस वजह से नो डाउट वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। एशलार्ड को थॉरफिन दिखता है और वो थॉरफिन को एग्जैक्टली बताता है कि वो कहाँ पर है, और वो थॉरफिन को अपने गिल्ट का भार उठाकर एक अच्छी लाइफ जीने को बोलता है, जैसे थॉर्स ने जी। थॉरफिन के सपने में एशलार्ड ने इसलिए बोला शायद क्योंकि एशलार्ड जब मरने वाला था तो उसने थॉरफिन को थॉर जैसा बनने के लिए बोला था। एशलार्ड ने दिखाया कि वो थॉरफिन का भला ही चाहता था, जिस वजह से थॉरफिन को एशलार्ड उसके सपने में ऐसा दिखा। और वरना इसकी इजी एक्सप्लेनेशन ले लो कि उसको सही में थॉर्स और एशलार्ड की आत्मा दिख रही थी और वो थॉरफिन को गाइड कर रही थी। इस सपने के बाद थॉरफिन ने पैसिफिस्ट लाइफ जीने का प्रण लिया और स्वर्किल, बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द शो बाय द वे, होपफुली रियल लाइफ बुड्ढे भी ऐसे ही होता है, कुड़कुड़ करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। स्वर्किल ने थॉरफिन को पॉइंट आउट करा कि भले ही वो अंदर से खाली है, ये बुरी बात नहीं है, इसका मतलब वो अपने अंदर कुछ भी भर सकता है और जैसा चाहे वैसा इंसान बन सकता है, उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है चेंज होने का। थॉरफिन के पास सब लोग भी थे जो उसकी सिचुएशन जानकर भी उसकी हेल्प कर रहे थे, उससे दोस्ती रख रहे थे। इन चीजों ने थॉरफिन को एक अच्छा, एक बेहतर इंसान बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी और वो अब एक नया इंसान बनने के रास्ते पे चल रहा था। ये सीन्स काफी प्यारे तरीके से दिखाए हैं। थॉरफिन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है नई चीजें सीखने के लिए। वो एइनार से फार्मिंग सीखता है वैसे इंटरेस्ट से जैसे एक बच्चे में होता है। जब स्नेक स्वर्किल को बाइबल सुना रहा होता है तो थॉरफिन छुप छुप कर वो सुनता है। लोग अब उससे एक अलग तरीके से बात करते हैं, जिस
बिहेवियर से वो यूज्ड टू नहीं था और वो उसमें भी एडजस्ट होने का ट्राई करता है। बहुत प्यारे तरीके से दिखाया है थॉरफिन के गिल्ट और उसकी ग्रोथ को इस स्टोरी ने। एक इंसान को चेंज होने के लिए कितने लेवल से गुजरना पड़ता है विनलैंड सागा का सीजन 2 बहुत अच्छे से दिखाता है, जिस वजह से काफी लोग सीजन 2 को स्लो कहते हैं, लेकिन एक जेन्युइन चेंज टाइम लेता है और थॉरफिन का जेन्युइन चेंज विनलैंड सागा बहुत सुंदर तरीके से दिखाता है। बट थॉरफिन और उसके आसपास वालों की खुशी में आ जाता है गार्दर। गार्दर 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 ये 2-4 एपिसोड का मेहमान था, लेकिन इसका नाम सुनकर ही दुखी हो जाता हूँ। गार्दर आर्नेट का हस्बैंड स्लेव था और अब वो अपने ओनर्स को मारकर भागकर आया था आर्नेट को लेने। रास्ते में स्नेक के बंदा को मार देता है, जिस वजह से स्नेक इसके पीछे लग जाता है इसको मारने। आर्नेट ऑब्वियसली गार्दर को बचाना चाहती थी, जिस वजह से एनार और थॉरफिन भी गार्दर को बचाना चाहते थे, जिस वजह से थॉरफिन को स्नेक से लड़ना पड़ता है गार्दर को बचाने के लिए। थॉरफिन जिसने वायलेंस त्यागने का फैसला लिया था उसको लड़ना पड़ता है, रीजन जो भी हो, लेकिन वो लड़ता है। इवेंचुअली गार्दर को स्नेक मार देता है और वेल ये काफी इमोशनल सीन है जिसकी अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो मैं रो दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें इस एक्शन सीन के बारे में ज्यादा सुनना है तो मेरी ये वाली वीडियो का विनलैंड सागा वाला पार्ट देख लो। और इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आई फील लाइक गार्दर की स्टोरी लाइन में कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस नहीं था। जो भी है वो हमें ये स्टोरी सामने दिखा देती है। थॉरफिन इसके बाद दुखी हो जाता है क्योंकि उसने वायलेंस का रास्ता चुना और अब वो बिल्कुल पक्का कर लेता है कि वो हर हालत में वायलेंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही चूज करेगा, भले ही सिचुएशन जो भी हो। अब थॉरफिन से थोड़ा सा दूर चलते हैं और देखते हैं कनूट क्या कर रहा है। कनूट राजा बनकर रूथलेस हो जाता है, वो अपने भाई को मरवा देता है और जो भी जगह उसके आसपास थी वो सारी अपने कब्जे में करने निकल पड़ता है। कनूट का गोल भले ही पैराडाइज बनाना हो, लेकिन उसके तरीके स्वेन जैसे ही हो जाते हैं जो स्वेन को सही प्रूफ कर देते हैं। इस वजह से कनूट भी अच्छे से जी नहीं रहा था, वो हमेशा ऑनेस्ट रहता है कि जैसे उसने अपने भाई को मरवाया, लोगों को मरवाया, वैसे ही कनूट को कोई मरवा देगा उसके गोल तक पहुंचने से पहले। ये बातें कनूट को हॉन्ट करती हैं स्वेन के रूप में, लेकिन उसका गोल ही उसके लिए सब कुछ था और वो इस गोल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और कनूट की इस चीज का अगला शिकार था केटल का फार्म। और क्योंकि कनूट अपनी इमेज को अच्छा रखना चाहता था तो वो केटल पर सीधा अटैक करने की जगह एक गेम खेलता है। वो पहले ओलमार और थॉरगिल केटल के बेटों से अपने बंदों को मरवाता है और उसके बाद उसको एक अच्छा रीजन मिल जाता है केटल के फार्म पर अटैक करने का। थॉरगिल ओलमार का भाई ओलमार से बिल्कुल अपोजिट होता है, वो पहले कनूट का ही गार्ड होता है जिसको वायलेंस बहुत पसंद थी। तो जब उसको पता लगता है कि कनूट उनके फार्म पर अटैक करेगा तो उसके लिए बात बहुत मजेदार होती है। पहले तो केटल परेशान होता है, उसकी जान के पीछे एक एम्परर लगा हुआ है, लेकिन जब वो फार्म जाता है उसको पता चलता है आर्नेट के बारे में। आर्नेट केटल की सेक्स स्लेव थी, इवन दो केटल उसके साथ अच्छा बिहेव करता था, लेकिन वो थी तो स्लेव ही। तो केटल को आर्नेट पर गुस्सा आता है और वो उसे इतना मारता है कि वो लगभग मर जाती है। आर्नेट उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है केटल के बच्चे के साथ ही, लेकिन केटल को गुस्से में कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आती है विनलैंड सागा की एक और थीम, नकली काइंडनेस और असली काइंडनेस में। केटल एक नाइस बंदा था हमेशा से, क्यों? क्योंकि वो वीक था। वो नाइस अपनी काइंडनेस की वजह से नहीं था, बल्कि अपनी वीकनेस की वजह से था। वो झूठ बोलता है कि वो आयरन फिस्ट केटल है, अपने आप को ज्यादा बड़ी तोप दिखाने के चक्कर में अपनी वीकनेस छुपाने के लिए। केटल ऐसा इंसान है, ये हमें ये एनिमे काफी पहले से दिखाया जाता है, जब बच्चे उसके फार्म से चोरी करते हैं। केटल इन बच्चों को नहीं पीटना चाह रहा था, लेकिन जब स्नेक उस पर रूल्स का दबाव डालता है तो केटल उनको मारता है। अगर केटल सही में एक काइंड इंसान होता तो वो उन बच्चों को नहीं मारता, वो उनको मारना नहीं चाह रहा था और वो मालिक था। वो स्नेक को सीधा कह सकता था कि क्या भाई मेरे को रूल्स क्या बता रहा है, मैं बॉस हूँ, नहीं मार रहा बच्चों को, क्या कर लेगा। लेकिन इस चीज के लिए स्ट्रेंथ लगती है जो केटल में नहीं थी। केटल सिर्फ नाइस बिहेव करता था क्योंकि वो कमजोर था। और असली काइंडनेस का एग्जांपल कौन है? थॉर्स, एक सही में स्ट्रॉन्ग इंसान जिसने एक मरते स्लेव के लिए 8 भेड़ दे दी। क्यों? क्योंकि थॉर्स सही में काइंड था। केटल पर जब कनूट की वजह से प्रेशर पड़ा और वो आर्नेट से अपनी जिंदगी की गॉसिप नहीं कर पाया, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको पता चला कि वो आर्नेट को यूज नहीं कर पाएगा, तो उसकी नाइसनेस वाला एक्ट खत्म हो। और असली केटल जो कमजोर है, जो अपने आप को एक नकली नाम देकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, वो सामने आया। इसके बाद केटल यही फेकनेस को कई स्टेप आगे ले गया और वो कनूट से लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन नकली ताकत कितना भी एग्रेशन दिखा ले, रहेगी वो नकली, तो वो कनूट के सामने कैसे जीत सकता था? कोई चांस ही नहीं था और वो हारने लगा। ओलमार अपने फार्म में लोगों को मरते हुए देखकर रियलाइज करता है कि वो क्या ही सोच रहा था। उसको देखते ही किसी को मारना ऑनरेबल नहीं हॉरेबल है। उसको गिल्ट होता है जो मर्डर उसने किया उसका, और किस लिए? ये दिखाने के लिए कि वो वीक नहीं है। ओलमार ये रियलाइज करता है कि ओलमार की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो खुद को रियल मैन प्रूव करने के चक्कर में कितना लैश आउट कर जाता है, और उसके उस बिहेवियर की वजह से ये वॉर चालू हो गई। अगर ओलमार सही में स्ट्रांग होता तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी दूसरे की नजरों में एक रियल मैन है या नहीं। ये सब रियलाइज करके ओलमार डिसाइड करता है कि वो डेथ्स का वजन नहीं उठाएगा और वो चल पड़ता है कनूट से बात करने के लिए, वॉर रुकवाने के लिए, सरेंडर करके। और थॉरफिन कुछ और ही झेल रहा होता है।
लीफ और थॉरफिन मिलते हैं। केटल के साथ थॉरफिन को ढूंढते ढूंढते लीफ इस फार्म पे आ गया था, लेकिन आर्नेट को मरने की हालत में देख थॉरफिन, एनार और लीफ आर्नेट को भी अपने साथ ले जाने का सोचते हैं। और यहाँ आता है विनलैंड सागा का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन। आर्नेट होश में आती है, एनार, थॉरफिन खूब ट्राई करते हैं आर्नेट को जिंदा रखने का, लेकिन आर्नेट पूछती है कि ऐसी दुनिया में कोई जगह है भी जहाँ आर्नेट जैसे लोग जी पाए। थॉरफिन और एनार दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। यहाँ हमें एक्चुअली में समझ आता है इस दुनिया के बारे में। हाँ, इस दुनिया में थॉरगिल और थॉरगिल जैसे बंदे हैं जो वायलेंस करके मजे में है, लेकिन इसी दुनिया में आर्नेट जैसे एक इनोसेंट इंसान जो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता है, खुश जीना चाहता है, ऐसे इंसानों के लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, और अगर है तो वो एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से खत्म हो सकती है। ऐसे इंसानों के लिए ये दुनिया बिल्कुल नरक है, जो थॉरफिन और एनार भी समझते हैं, जिस वजह से इन दोनों के पास ही आर्नेट को देने के लिए कोई आंसर नहीं होता। आर्नेट मर जाती है और थॉरफिन को फाइनली याद आता है विनलैंड के बारे में, एक ऐसी जगह जो फर्टाइल है, जहां वॉर्स नहीं है, जहां स्लेवरी नहीं है। आर्नेट लेकिन ये सुनने से पहले ही मर जाती है। थॉरफिन पहले लीफ के साथ वापस जाने का सोचता है, लेकिन आर्नेट की मौत के बाद थॉरफिन ऐसी सफरिंग इस दुनिया में और नहीं देख सकता था, तो वो चल देता है कनूट के पास वॉर को रुकवाने के लिए। थॉरफिन कनूट से मिलने का ट्राई करता है उससे पीस टॉक करने के लिए कि वो इस फार्म को छोड़ दे। कनूट को पता चलता है और वो थॉरफिन से मिलने को मना कर देता है। कनूट के हिसाब से देखो, कनूट ने थॉरफिन को एक सरफेरे इंसान की तरह देखा है, जिसने कनूट को बिना हेजिटेशन के मारने की ट्राई करा जब कनूट ने एशलार्ड को मारा। ऑफ कोर्स कनूट उससे नहीं मिलना चाहेगा, लेकिन थॉरफिन वहां कनूट के बॉडीगार्ड से डील बनाता है कि अगर वो 100 हिट्स खाकर टिका रहा तो वो कनूट से मिल सकता है। ये चीज को absurd मानकर गार्ड्स रेडी हो जाते हैं। गार्ड थॉरफिन को मारना चालू करते हैं और बीच में ओलमार वहां पहुंच जाता है स्नेक के साथ। थॉरफिन को देखकर स्नेक उसको बोलता है कि अगर पीस होना पॉसिबल ही था तो वो लड़ क्यों रहे होते। तो थॉरफिन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ट्राई भी करा है एक्चुअल पीस के लिए, एक्चुअली लड़ाई रुकवाने के लिए भी। कनूट जब लड़ने आया तो वो लोग लड़ने लगे, किसी ने भी पीस के लिए सब कुछ छोड़ दो, बेयर मिनिमम भी ट्राई नहीं करा। वायलेंस लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन हम लोग भी बिना ज्यादा सोचे वायलेंट हो जाते हैं, और यहाँ थॉरफिन एग्जैक्टली यही प्रूफ करता है। तरीका है वायलेंस के बिना भी अपनी बात रखने का, भले ही वो एक्सट्रीम हो, लेकिन तरीका है। वैसे भी वायलेंस ऑलरेडी एक्सट्रीम है। थॉरफिन 100 हिट्स खाने के बाद सबको दिखा देता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, और वो पीस टॉक इसलिए करने नहीं आया क्योंकि वो वीक है, वो इसीलिए करने आया है क्योंकि उसको सही में चीजें पीसफुली सॉल्व करनी है। ओलमार थॉरफिन को ऐसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ ओलमार को जो समझ आया था कि स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको वो यहाँ थॉरफिन में कूट कूट कर दिखती है। उसको दिखता है एक ट्रू मैन। सिर्फ ओलमार ही नहीं, यहाँ के सभी लोग थॉरफिन के डिटर्मिनेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। उससे पूछते भी हैं कि उसने फाइट बैक क्यों नहीं करा। थॉरफिन काइंड ऑफ ऑफेंड हो जाता है इस क्वेश्चन से और जवाब देता है कि जिससे वो पीस टॉक करने आया है उससे क्यों लड़ेगा वो। केटल और कनूट ने एक दूसरे से लड़ने का डिसाइड करा है, तो वो अकेले सॉल्व करे अपने मैटर को। इतने लोगों को मरने की क्या जरूरत है, वो लोग थॉरफिन के एनिमीज नहीं है। और फाइनली उसको जो बात थॉर्स ने उसको बचपन में कही थी वो समझ आ जाती है। थॉरफिन कहता है, इतनी सफरिंग, इतने दुख, इतनी रीबिल्डिंग, इतने एक्सपीरियंसेस के बाद थॉरफिन अब फाइनली इतना मैच्योर हो चुका था कि वो थॉर्स को समझ पाए। कनूट के बंदे थॉरफिन की रिस्पेक्ट करते हुए कनूट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थॉरफिन से मिल ले, और कनूट मान जाता है। थॉरफिन एनार को ले जाता है अपने साथ कनूट से बात करने, और यहाँ बात होती है 3 बहुत ही अलग तरह के विक्टिम्स में, लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन थी। ये दुनिया में जो वायलेंस है, ये तीनों उसी वायलेंस के विक्टिम थे, भले ही वो कोई भी हो। कनूट जो वायलेंस में एंगेज करने का ऑर्डर देता है, थॉरफिन जो ऑन ग्राउंड वायलेंस करता था, और एनार जो इस वायलेंस के प्रोसेस में सबसे नीचे था, जिसने कभी भी खुद से वायलेंस में एंगेज करने का नहीं चाहा, लेकिन फिर भी दुनिया में वायलेंस की वजह से इसने सब कुछ खो दिया। ये तीनों वायलेंस के विक्टिम है। फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से 2 इसको रोकना चाहते हैं और एक अपने गोल के लिए डिटरमिन्ड है, और वो विक्टिम होकर भी वायलेंस नहीं छोड़ना चाहता। कनूट थॉरफिन को अपनी बात रखने को कहता है और थॉरफिन उसको ये वॉर रुकवाने को कहता है। कनूट ऑफ कोर्स नहीं मानता, और एनार अपनी बात रखता है। वो कहता है कि कनूट सिर्फ ऑर्डर देकर चीजें तबाह कर देता है, कभी वो अगर खेती करे तब उसको पता चलेगा कि वो जो चीजें बिना परेशानी के ऐसे ही खत्म कर देता है वो कितनी वैल्यूएबल होती हैं। एनार एक किसान जो कई महीने प्रॉपर केयर और टाइम देकर एक जिंदगी को बड़ा करता था। इमेजिन कोई अगर बिना किसी अंडरस्टैंडिंग और हेजिटेशन किए इतनी मेहनत और केयर को ऐसे ही दबा कर दे। एनार के हिसाब से कनूट एम्परर होगा, लेकिन वो एक एवरेज वाइकिंग से अलग नहीं है। कनूट इस बात पर एग्री करता है और अपनी बात, अपने गोल्स थॉरफिन के सामने रखता है। कनूट सेम चीज जो उसने रियलाइज करी थी वो बताता है कि कैसे वो गॉड के अगेंस्ट जाकर इंसानों के लिए पैराडाइज बनाएगा, क्योंकि गॉड ने इंसान को पैराडाइज से निकाल दिया है, जिस वजह से इंसानों के मन में प्यार नहीं है।
और क्योंकि इंसानों के मन में प्यार नहीं है वो वाइकिंग्स बनते हैं, ऐसे सेल्फिश लोग बनते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। कनूट एग्जैक्टली तो ये सब नहीं कहता, लेकिन अगर हम विलेबार्ड से उसकी कॉन्वर्जेशन पर आए और देखें कि उसके पैराडाइज बनने वाली चीज कहां से चालू हुई थी, तो हमें दिखता है कि कनूट प्रॉपरली क्या सोच रहा है। इंसानों के मन में प्यार इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको पैराडाइज से निकाल दिया गॉड ने। तो अगर कनूट पैराडाइज बनाएगा, पैराडाइज इंप्लाइंग एक ऐसी जगह जहां लोगों के अंदर प्यार आए, तो उस पैराडाइज की जरूरत वाइकिंग से ज्यादा किसको होगी? ऐसे लोग जो सिर्फ वॉर्स करने में, टेरर करने में, वायलेंस करने में सबसे ज्यादा मजा लेते हैं और इसको पर्पस मानते हैं, इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी प्यार की, पैराडाइज की। जिस वजह से कुछ लोग मरते हैं, लेकिन कनूट को इससे दिक्कत नहीं है। फॉर ग्रेटर गुड उसको पावर चाहिए इस चीज को बहुत बड़े लेवल पर करने के लिए, और उस पावर के लिए कनूट कुछ भी करेगा। थॉरफिन इसको समझकर कनूट को एडमायर करता है, लेकिन कनूट के एक्शंस के विक्टिम थे, तो थॉरफिन कनूट को अपने तरीके बदलने को कहता है। और कनूट क्योंकि हमेशा एज पर रहता है, तो थॉरफिन भी उसको थ्रेट लगता है। कनूट थॉरफिन को मारने की धमकी देता है, सोचकर कि थॉरफिन अब पक्का वायलेंट हो जाएगा। लेकिन थॉरफिन कहता है कि अगर वो लड़ाई नहीं रुकवाएगा तो थॉरफिन लड़ेगा नहीं, वो भाग जाएगा, और वो तब तक भागता रहेगा जब तक इस दुनिया में भागने की जगह है, लेकिन वो लड़ेगा नहीं। कनूट ये सुनकर हंसने लगता है। बताओ क्यों? सैडली वीडियो में तुम जो बोलोगे वो मैं सुन नहीं सकता, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। वो इसलिए हंसता है क्योंकि कनूट जिन भी चीजों को सोचकर इतना एज पर रहता था उनमें सब गलत साबित हो जाती हैं। कनूट के हिसाब से थॉरफिन एक इशू था उसके गोल्स के लिए। उसके हिसाब से थॉरफिन अगर उससे बात करने आया तो थॉरफिन के पास पक्का कोई प्लान्स होंगे उसको रोकने के लिए। कनूट 24 घंटे इतनी मेंटल जिम्नास्टिक करता था, और यहाँ उसको पता लगा कि द मोस्ट ब्रूटल वाइकिंग जो उसने देखा है अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ लड़ाई रुकवाने के लिए बात ही करने आया है। और जब उसकी बात नहीं बनी तो वो जा रहा है। इतनी मेंटल जिम्नास्टिक करी कनूट ने, लेकिन इतनी सिंपल चीज एक्सपेक्ट नहीं करी उसने। उसको आई अपने आप पर हंसी, और उसको थॉरफिन के इस नए रूप में दिखा ट्रू लव का एसेंस, पैराडाइज का एसेंस। कनूट थॉरफिन को एडमायर करता है और वो वहां से चला जाता है। और कनूट, थॉरफिन और एनार एक अनसेट पार्टनरशिप लेते हैं कि कनूट वाइकिंग्स के लिए पैराडाइज बनाएगा और थॉरफिन और एनार आर्नेड और एनार जैसे लोगों के लिए पैराडाइज जैसी जगह और ट्रू लव की सबको जरूरत है। थॉरफिन थॉर्स के मॉरल्स लेकर चलता है एशलैड की विटीनेस के साथ, और पोएटिकली एशलैड ने जैसे थॉर्स को अपना लीडर बनने का पूछा था ना, एशलैड की वो विश भी पूरी हो जाती है। कैसे? देखो, अगर एशलैड थॉर्स के लिए काम करता तो वो थॉर्स को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता, जो थी एशलैड की स्मार्टनेस, उसकी विटीनेस, और थॉर्स के आइडियल्स के लिए एशलैड की स्मार्टनेस काम आती, जो एशलैड चाहता था। थॉरफिन के जरिए अभी यही होता है, उसमें थॉर्स के आइडियल्स हैं, थॉर्स के आइडियल्स पर चलने की स्ट्रेंथ है, और थॉर्स के आइडियल्स दुनिया के सामने रखने की विटीनेस है जो एशलैड से आई। इतना सब के बाद थॉरफिन और एनार डिसाइड करते हैं विनलैंड जाकर एक ऐसी जगह बनाने का जहां वो आर्नेट जैसे लोगों को जीने के लिए बोल सकें। एक ऐसी जगह जहां वायलेंस, वॉर्स और स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ पीस होगा। और वो लीफ के साथ निकल जाते हैं। वहां से जाने के टाइम ओलमार थॉरफिन को प्रेस करता है और उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। ओलमार के लिए रियल मैन अब एक वाइकिंग नहीं था, बल्कि थॉरफिन जैसा एक एक्चुअल स्ट्रॉन्ग बंदा था। स्नेक, ओलमार और स्वर्किल थॉरफिन और एनार से विदा लेते हैं, और अब ये लोग वायलेंस से हटकर खेती पर ध्यान देते हैं। लाइफ लेने को छोड़कर लाइफ देने का, लाइफ नरिश करने का काम करते हैं। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि कैसे खेती के काम करते हुए इनके हाथ काफी चोट से भरे हुए होते हैं। ये एक विजुअल डेप्थ डालती है स्टोरी में, लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। थॉरफिन घर पहुंचता है, घर जाकर अपनी स्टोरी अपने घर वालों को बताता है और निकल जाता है एनार के साथ विनलैंड जाने के लिए, एक ऐसी जगह बनाने के लिए जो बिल्कुल वायलेंस फ्री होगी। ओके, ये थी मेरी वीडियो विनलैंड सागा पर। एक चीज तो भूल गए, एनिमेवर्स G1746 ने बोला था कि विनलैंड सागा के लाइफ लेसन पर वीडियो बनाओ। यहाँ हमने सबकी बात कर ली, लेकिन लाइफ लेसन की बात नहीं करी। तो विनलैंड सागा में कई सारी ऐसी चीजें जो हम अपनी लाइफ में लगा सकते हैं। वायलेंस को ना चूज करना, प्योर लव जो बिना डिस्क्रिमिनेशन का होता है वो अपनी जिंदगी के अंदर लाना, और काफी सारी चीजें। बट सबसे बड़ी चीज विनलैंड सागा की जो हम अपने अंदर उतार सकते हैं वो है ट्रू वॉरियर बनना। हाँ, ट्रेडिशनल डेफिनेशन में ट्रू वॉरियर वो है जो तलवार लेकर जाता है और लड़ता है, लेकिन वॉरियर वो है जो स्ट्रॉन्ग है। एवरीबडी एग्रीज? नाइस। तो एक स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे बने? जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अल्फा मेल बनो? विनलैंड सागा के हिसाब से नहीं। देखो, विनलैंड सागा में स्ट्रॉन्ग बंदा वो है जो अपनी चॉइसेस खुद लेता है, फर्क नहीं पड़ता उस पर कितना दबाव है। जैसे थॉर्स ने जब डिसाइड करा कि वो अब जान नहीं लेगा, उसने हर हालत में ऐसी चॉइसेस चूज करी जिसमें उसने जाने नहीं ली। उसने अपनी जान भी दे दी इन चॉइसेस के चक्कर में, लेकिन वो कभी अपनी चॉइसेस से पलटा नहीं। सीजन 2 के एंड का भी थॉरफिन अप्रूव करता है कि वो अपनी चॉइसेस खुद लेगा, और अगर उसने चूज करा है वायलेंट वेज ना चूज करने का, तो वो किसी भी हालत में वायलेंस चूज नहीं करेगा। और एंड में ओलमार भी यही करता है। और एक वीक बंदा वो है जो सिर्फ रिएक्ट करता है, जैसे केटल की नाइसनेस उसकी चॉइस से नहीं आती। केटल के साथ जब उसके आसपास की चीजें ठीक थी तो वो नाइस था, लेकिन जैसी चीजें खराब हुई तो वो सबसे बड़ा जानवर बन गया। ज्यादातर हम भी सिर्फ रिएक्ट ही करते हैं दुनिया पर। वो रिएक्शन हमें भले ही लगे हमारी चॉइस से आ रहा है, लेकिन वो चॉइस से नहीं आता। इसका एक इजी टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ऐसे इंसान हो जो गुस्से में दीवार पर मुक्का मारते हो, नेक्स्ट टाइम मत मारना।
ट्राई करना। अगर ये दीवार पर मुक्का मारने वाला रिएक्शन जो तुम्हारे गुस्से की वजह से आता है वो सही में तुम्हारी चॉइस की वजह से आ रहा है, तो तुम बिना किसी दिक्कत के ये ना करना भी चूज कर सकते हो। चॉइस का मतलब यही है कि तुम कुछ भी बिना दिक्कत के चूज कर सकते हो। हमारी लाइफ ऐसी निकल आती है रिएक्ट करते हुए चीजों पर, भले ही वो सेक्स के साथ हो, खाने के साथ हो, इवन हमारे मॉरल कोड के साथ हो। हम लोग किसी का मर्डर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं? अजी ना, आज के टाइम पर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हम ही लोग वाइकिंग्स के जमाने में पैदा हुए होते, हम ही सबसे बड़े जानवर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बंदा, एक ट्रू वॉरियर वो है जो अपनी चॉइस खुद ले सके और अपनी जिंदगी का हर सेकंड, हर मूवमेंट उस चॉइस पर चल सके, हॉर्स की तरह। और इसके लिए हमें तलवार वाला वॉरियर होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल 本当の戦士には剣などいらぬ。 क्या इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने द विनलैंड सागास पूरी पढ़ी, इवन दो इस वीडियो में मैंने उसको कहीं यूज नहीं करा? हाँ। क्या इस वीडियो में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि जिन बंदों से विनलैंड सागा के कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड है उनके बारे में पढ़ने लगा और उस रैबिट होल में चला गया मैं? हाँ। अब इतना पढ़ा है तो कुछ फन फैक्ट्स बताता हूँ। लीफ एरिक्सन पहला यूरोपियन बंदा था जिसने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कदम रखा। हम में से ज्यादातर लोगों को कोलंबस बताया गया है, वो नहीं था। थॉरफिन कार्लसेफनी एक रियल बंदा था जिसने लीफ एरिक्सन का राउट फॉलो करा अपनी बीवी और अपने फॉलोअर्स के साथ ग्रीनलैंड से नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए, नॉर्थ अमेरिका में घर बनाने के लिए। कार्लसेफनी थॉरफिन का सरनेम नहीं था बल्कि एक टाइटल था जिसका मतलब होता है अ रियल मैन। कनूट जब थॉरफिन को अपनी पावर से समुद्र रोकने वाला डेमो देता है, वो कनूट ने रियल लाइफ में करा था। कनूट को एक बंदे ने बोला था, राजा जी अब तो आप बड़े राजा जी हैं, आपका बस तो यहाँ छोड़ो, समुद्र पार तक चलता है। तो कनूट ने एक चेयर ली और बीच पर बैठ गया और समुद्र की वेव्स को रुकने को बोला ताकि उसके कपड़े गीले ना हो, और उसके कपड़े गीले हो गए। तो कनूट ने डेमोन्स्ट्रेट करा कि देखो भाई, इंसान ही हूं मैं, भगवान नहीं। राजा बोलकर लोग मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन एट द एंड वो तो मैं इंसान ही। ये सब दुनिया में असली बस भगवान का ही चलता है, असली मालिक वो। ये थी कुछ चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। ओके, ये थी वीडियो विनलैंड सागा पर। मैंने इस वीडियो में काफी मेहनत लगाई है लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। विनलैंड सागा मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज है, तो इसके अंदर बिल्कुल डूब कर इसके बारे में जानना, इसके बारे में सोचना मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप तुम्हें भी लगा हो। मैंने काफी ट्राई करा है इस वीडियो को टाइटल को जस्टिस देने का। बाकी अब तुम जज करो, बताओ कि ये विनलैंड सागा की बेस्ट वीडियो है या नहीं। और एनिमेवर्स G1764 कमेंट जरूर चाहिए, ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।